दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक समर इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और 2 चरणों के चुनाव में इससे वोटिंग पैटर्न सामने आया, उसने राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी। खासतौर से सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, उनकी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनका मानना था कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा है कि तीसरी बार मोदी सरकार है 400 पार का नारा लोगों ने कहीं न कहीं उसे वह उत्साह के साथ लेंगे और वोटिंग पैटर्न जो प्रतिशत है वह बढ़ेगा। लेकिन जिससे वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, उसने सत्ता पक्ष की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। और साथ ही अगर देखा जा रहा है कि 400 पार का नारा जो लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था, वह अब लगता दिखाई नहीं दे रहा उतनी मजबूती के साथ। और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वह भी उस नारे से कहीं न कहीं परहेज कर रहे हैं। और साथ ही विपक्षी दलों की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, वह कहीं न कहीं इस समय उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वह कर्मठता से के साथ चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और वह लगातार अपनी संभावनाओं के प्रति आशान्वित कहीं न कहीं दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है वर्तमान समय के साथ और भविष्य के जो 5 चरण के चुनाव होने हैं, उसके अंदर किस तरह राजनीतिक समीकरण बनेंगे, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बिगड़ेंगे और सत्ता पक्ष की जो चुनौती है, वह किस तरह से उसको हल करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि लगातार मुद्दे जिस तरह सामने रखे जा रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, वह लगातार विभिन्न तरह की बातें मंचों पर कर रहे हैं। लगातार विभिन्न मुद्दे में लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा एक ऐसा नहीं लग पा रहा है कि जो एक मुद्दा पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। कोई भी ऐसा मुद्दा अभी तक सत्ता पक्ष बना नहीं पाया, कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाया। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें, वह लगातार अपने मुद्दे जनता के सामने रख रहा है और ऐसा लगता है कि विपक्षी दल इस बार नैरेटिव सेट करने में कहीं न कहीं कामयाब हो रहे हैं। चाहे जातीय जनगणना की बात हो या न्याय गारंटी जो कांग्रेस मैनिफेस्टो के द्वारा की गई है। क्योंकि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके लिए बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ पूरी बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर है। वह लगातार वो बातें उल्लिखित कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस का कहना है कि ये बातें हमारी मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखी गई हैं। उसके पश्चात भी बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा उस मैनिफेस्टो को लेकर तमाम तरह की बातें में लगातार लोगों के बीच रख रहे हैं। क्या इन बातों से लगता है कि कांग्रेस इस बार अपना जो नैरेटिव है सेट करने में कामयाब हुई है, नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हुई है? और जो वोटिंग पैटर्न सामने आया, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो राकेश जी, जैसा आपने देखा 2 फेज़ इलेक्शन के हो चुके हैं और इन दोनों अगर चरणों की बात करें चुनाव की, तो एक एक जैसा ही वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक ही तरह का मतदान प्रतिशत लगभग दोनों फेज़ के अंदर दिखाई दिया है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं कि क्या वोटिंग पैटर्न कुछ सेट हो गया है, कुछ दिशा उसने पकड़ ली है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न आने वाले समय में भी रहेगा? कुछ संकेत इस तरह के इन दोनों फेज़ के चुनाव से दिखाई दे रहे हैं क्या? धन्यवाद प्रशांत जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, इस देश में चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में के प्रति लोगों में, आम मतदाताओं में जो उदासीनता है, ये बड़ी अप्रत्याशित उदासीनता है। खास तौर पर तब की जबकि बड़ी संख्या में 18 वर्ष से और 25 वर्ष तक के जो नए वोटर हैं, उनकी संख्या इस चुनाव में बढ़ी है। और मुझे लगता है कि इस उदासीनता के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है, एकमात्र कोई ज़िम्मेदार है, तो वो केंद्रीय चुनाव आयोग ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। उसने अपने स्तर पर जितनी कोशिशें होती हैं, मतदाता जागरूकता अभियान के लिए और तमाम तरह से मोबिलाइज़ करने के लिए वो की हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने ख़ास तौर पर ये ज़िम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है कि वो मतदाताओं में चुनाव के प्रति एक आकर्षण पैदा करें। और दुर्भाग्य से ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके कंधों पर ये ज़िम्मेदारी थी, जिसके कि अवतार पुरुष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी थी। तो इस घोषणा को लेकर के ही मुझे लगता है कि जो मतदाता है हतोत्साहित हुआ है। उसे लगा है कि ये तो तीसरी बार आ ही रहे हैं, ये तो अवतार पुरुष हैं, इन्होंने जो कह दिया वो होके रहेगा। तो इसलिए आम मतदाता घर बैठ गया है। वोट उन लोगों ने डाले हैं जो कमिटेड वोटर हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है उसने वोट डाला है, लेकिन चुनाव कमिटेड वोटर की आधार पर कभी जीता नहीं जाता। उसके लिए एक तरह से निर्लिप्त और फ्लोटिंग वोट जो होता है, उससे जीता जाता है। और फ्लोटिंग वोट के मन में, वोटर के मन में ये बात घर कर गई शायद कहीं न कहीं कि माननीय तो तीसरी बार जीतेंगे। उन्होंने इतने संसाधन कर दिए हैं, उनके पास धन बल है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से 60 अरब रुपया, 60 लाख अरब कितना रुपया कमा के रखा हुआ है।
ईवीएम जो है, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय का भी संरक्षण संयोग से मिल गया है, वो भी उनके नियंत्रण में है। तो ऐसे में घर जाकर वोट डाले न डाले क्या फर्क पड़ता है? यानी इसको कहते हैं मंथरा राग, कौन रब होए हमें क्या हानि। ये धारणा बनने से मतदान का प्रतिशत गिरा है, पहले चरण में भी गिरा है, दूसरे चरण में भी गिरा है। और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतदान कम होता है तो वह अच्छे संकेत नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जितना ज़्यादा मतदान हो उतना ही बेहतर है। लेकिन एक्चुअल में जो राजनीतिक कारण हैं, उसमें आप मुख्य रूप से कौन-से कारण देख पा रहे हैं? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या जहाँ-जहाँ जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, उसके पीछे किस तरह का राजनीतिक समीकरण नया बनता आप देख रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ गई है, चुनौती बढ़ गई है? क्या इंडिया गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, क्या उनके अंदर कुछ संभावना अपने लिए अच्छी देख रहे हैं इस पूरे वोटिंग पैटर्न के अंदर? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, ये एक सामान्य सा गणित है कि जब कम मतदान होता है तो सत्तारूढ़ दल को नुकसान होता है, और विपक्ष, कोई भी विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, वो फायदे में रहता है। और इस वजह से जो कम मतदान पहले और दूसरे चरण में हुआ है, हम औसतन 60% से ऊपर नहीं जा पाए हैं। अपवाद के सूप पर कहीं 73% हो गया, कहीं 75% हो गया कुछ सीटों पर या कुछ राज्यों में। तो इसलिए सत्तारूढ़ दल के माथे पर चिंता की रेखाएं उभरना स्वाभाविक है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए खुद सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जिस तरह से 2014 के चुनाव में अच्छे दिन का नारा दिया था, उस तरह का कोई नारा इस समय नहीं उछाल पाई वो। और उछाला भी मोदी जी की गारंटियों को लेकर के उछाला, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस पर टिकी नहीं रह पाई। और आप देखेंगे कि मतदान शुरू होने के 2 या 3 दिन पहले से जो चुनावी एजेंडा है, जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत तेजी से तब्दील हुए। कहीं वो बात हिंदू मुसलमान पर आ गई, कहीं वो बात विरासत कर पर आ गई, कहीं वो बात कांग्रेस के व्यक्तिगत चरित्रों पर आ गई। तो इससे मतदाता बड़ा कंफ्यूज हो गया, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आखिर किस मुद्दे पर लेकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुने। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हैं, उन्होंने अपने अपने एजेंडे है वो एकदम फिक्स कर दिया, और उससे वो टस से मस नहीं हुए हैं। जैसे जाति पे आधारित जनगणना का मामला है, या गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का मामला है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि विपक्ष अपने पाले पर, अपने मुद्दे पर टिका हुआ है, और सत्ता पक्ष हर दिन मुद्दे बदल रहा है। तो इससे जो भ्रामक स्थितियां पैदा हुई हैं, उसने ये सारा कवाड़ा किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो और 5 चरण हैं मतदान के, उनमें स्थिति और खराब जाएगी, क्योंकि अब मौसम की मार अलग से पड़ रही है। पूरे देश में तापमान जो है वो तेजी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं टेम्परेचर 47 डिग्री तक छू गया है। तो एक कोढ़ में खाद जैसी स्थिति हो गई कि पहले से ही मतदान कम था मुद्दे न होने की वजह से, और दूसरे मौसम भी अब मतदाताओं का साथ नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो नतीजे हैं बड़े अप्रत्याशित आने वाले हैं। और शुरू में संसद समाप्त होने के बाद जब हम चुनाव मैदान में राजनीतिक दल उतरे थे, और सत्तारूढ़ दल की ओर से जो 400 पार का नारा दिया गया था, वो अब अदृश्य हो गया। आपको, मुझे लगता है, किसी भी नेता के भाषण में, सत्तारूढ़ दल के नेता के भाषण में ये 400 पार की बात अब सुनाई नहीं देती है। और वजह यही है, क्योंकि अब भाजपा की समझ में भी आ गया है कि 400 पार बहुत आसान लक्ष्य नहीं है। अभी तो सत्ता बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी। जी, जी, सत्ता बचाए रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बात है कि जिस तरह का वोटिंग हुई है, जिस तरह की प्रतिशत कम हुआ है, उसने सत्ता पक्ष के माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। और जैसा आपने कहा कि 400 पार का नारा अदृश्य हो गया है, तो उसी का परिणाम शायद उन्हें एहसास हो गया है कहीं न कहीं चीज़ें आसान नहीं है और आने वाला समय वो शायद उनका संकट काल वाला समय हो सकता है राजनीतिक तौर पर। तो लेकिन जैसे मुद्दे की आपने बात कही कि मुद्दे लगातार सत्ता पक्ष नए-नए मुद्दे ला रहा है। किसी भी एक मुद्दे का वह नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा है। तमाम तरह के प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव वो सेट नहीं हो रहा है पब्लिक के अंदर। तो ऐसे में क्या विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा है, जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया कांग्रेस ने, उसके अंदर महिलाओं के लिए जैसे आपने 1 लाख रुपए की बात कही या युवा बेरोजगारी के लिए उन्होंने अप्रेंटिस की बात कही। तो ऐसे तमाम मुद्दे, क्या उन्होंने नैरेटिव गढ़ने में ज़्यादा अच्छा सफलता प्राप्त की सत्ता पक्ष की तुलना में?
ये देखिए कौशिक जी, इसमें हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और बड़े प्राण प्रण से की थी। आप देखेंगे कि जितनी भी चुनाव सामग्री है, जितनी भी प्रचार सामग्री है, उस पर मोदी और मोदी की गारंटी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था। तो वहां से कोशिश थी। और विपक्ष ने अपने अपने जो घोषणा पत्र थे वो जारी किए थे। कांग्रेस ने अलग किया, आरजेडी ने अलग किया, समाजवादी पार्टी ने अलग किया। और ये सारे दल अपने अपने घोषणा पत्र पर कायम रहे। इन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला। जबकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस घबराहट में लगातार अपना स्टैंड बदलती रही। पहले तो उसका मुख्य दुश्मन कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस से भी उसकी बात नहीं चली। तो उन्होंने 18 साल पुराना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक भाषण निकाल लिया, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी। तो उस अल्पसंख्यकों को और संकीर्ण करके उन्होंने मुसलमानों पर केंद्रित कर दिया। और ये एक बहुत ही हल्का किस्म का नारा लगा दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपका जो महिलाओं का मंगलसूत्र है वो छीन लिया जाएगा, वो लूट लिया जाएगा। इस बीच में ये जब तक 2 दिन तक बात चली, तीसरे दिन सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत कर की बात कर दी। उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसा होता है तो क्या इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो सिर्फ एक सहज बात की थी, लेकिन वो उसे कांग्रेस के माथे पर चिपका करके उन्होंने वो भूल गए, हिंदू मुसलमान भूल गए, विरासत कर पे आ गए। तो ऐसे भटकाव की स्थिति में जो लोग बीजेपी के साथ खड़े भी होना चाहते थे, वो भी भ्रमित हो गए कि आखिर वो किसका साथ दे। इस देश में पिछले 77 साल में ऐसी दंगे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां तो नहीं आई कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो गया, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो गया। सब एक दूसरे के पूरक हैं। काम काज में, नौकरी में, सार्वजनिक जीवन में सब एक दूसरे के साथ मिल बैठ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, शादी में आते जाते हैं, समारोह में बैठते हैं, राजनीतिक विमर्शों में शामिल होते हैं, सरकारी नौकरियों में है। तो ये हवा क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो ये अब मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार दी है। इसमें विपक्ष का कोई हाथ नहीं है। विपक्ष का तो खुशकिस्मती है कि उसे बैठे बिठाए बिना मेहनत के कमजोर सत्ता पक्ष अब उसके सामने है। अब वो आसानी से अपनी बातों को जनता के सामने न सिर्फ रख पा रहा है, बल्कि उसका प्रतिसाद भी उसे श्रम से ज्यादा मिल रहा है। जितनी मेहनत विपक्ष को करना चाहिए थी उसके मुकाबले ज्यादा प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में देखने में आया है। मतदान का जो पैटर्न बताता है, अब हकीकत क्या है ये तो 4 जून को पता चलेगी। लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेताओं के चेहरे पर जो घबराहट है, जो आपात बैठकें हो रही है, गृह मंत्री से लेकर के पूरी कैबिनेट जगह जगह राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां जाकर के सरकारों को धमका रही है, मंत्रियों को धमका रही है कि अगर आपके यहाँ मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस घबराहट ने इस पूरे चुनाव का परिदृश्य इस तरीके से तब्दील किया है कि जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, देश में भी, देश के बाहर। जी। जी, जी। तो जो कम मतदान का जो प्रतिशत है, क्या बीजेपी के अंदर जैसा आपने कहा घबराहट कहीं न कहीं है? तो जो काऊ बेल्ट बोली जाती है, हिंदी पट्टी पूरी बोली जाती है, उसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। इसमें बीजेपी ने लगातार बड़ी सफलता प्राप्त करी पिछले अगर 2 लोकसभा चुनाव की बात करें। तो ऐसे में क्या बीजेपी को जो वहाँ पे सफलता प्राप्त हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति संभव है ऐसे वोटिंग पैटर्न से? या उनकी जो चुनौतियाँ हैं, वह लगातार ये स्टेट उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, वहाँ का क्या आप हाल देख रहे हैं? किस तरह के वहाँ पे माहौल में क्या परिवर्तन कुछ महसूस कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार 2014 में सत्ता में आई, 2019 में वापस लौटी, तो इसी काऊ बेल्ट के आधार पर लौटी। यहाँ की जो उसकी सफलताएं थी वो शीर्षतम सफलताएं थी। यानी अगर 29 सीटें मध्य प्रदेश में तो 28 सीटें उसके पास थी। राजस्थान में अगर 24 सीटें तो पूरी सारी सीटें उसके पास थी। छत्तीसगढ़ में एक आध दो सीट उसके हाथ से निकली थी। यही स्थिति महाराष्ट्र में थी, यही बिहार में थी। तो अब चूंकि मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, तो एक तो आपको अपना पुराना टारगेट संभाल के रखना है कि आप 28 में से 29 में से 28 जीतें। दूसरे ये मतदान का प्रतिशत गिर गया है तो अब तो ये लगने लगा है कि कहीं बात आधे आधे पर ना आ जाए इन राज्यों में, जहाँ जिन राज्यों में हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हाशिए पर चले गए थे, शून्य पर चले गए थे। अब बीएसपी को अपवाद छोड़ दें, उसके पास 10 सीटें हुआ करती थी पहले पहले के चुनाव में, बाद में तो वो भी शून्य पे चली गई। तो अब ऐसे दल कहीं फिर से पुनर्जीवित न हो जाएं,
उनमें अगर इन राज्यों में, पूरे हिंदी पट्टी के राज्यों में, अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को शून्य से 1, 2, 3, 4 सीटें भी ज्यादा मिलती हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा रोड़ा होंगे। और चूंकि इस पट्टी में ही सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, ध्रुवीकरण की संभावनाएं इसी पूरी पट्टी में ज्यादा है, क्योंकि दक्षिण में हिंदू मुसलमान उतना चलता नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, वहाँ हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा नहीं चलता, अपवाद के स्वरूप में चलता है, कुछ क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए तो। और वहाँ वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ज्यादा है भी नहीं। कर्नाटक को छोड़ दे, असम की ये 2, 4 सीटों को छोड़ दीजिए, तो सारा दारो मदार तो इस काउ बेल्ट पर भी है। और अगर ये काउ बेल्ट बिदक गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो तीसरी बार सत्ता में आने का सपना है, जो 2047 तक नया भारत बनाने का सपना है, उसका क्या हश्र होने वाला है। जी। जी, जी। तो जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वर्तमान की, जिस तरह से आगे बढ़ती दिखाई देती है, उसमें क्या आप पूरा परिदृश्य मध्य प्रदेश का, उसमें जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियाँ बीजेपी के लिए लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर विशेष कर बात करें, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की विधानसभा के अंदर। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सीटों का, जब 5, 7, 10 सीट कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, या 5 सीट का कुछ नुकसान का संभावना कुछ आप देख पा रहे हैं? छिंदवाड़ा तो कांग्रेस के पास 2014 में रही है, 19 में भी रही है। लेकिन इसके अलावा जो दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, या अन्य जो दो कुछ बड़े नेता जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या आप संभावना देख पा रहे हैं चुनाव के अंदर? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश का राजनीतिक चरित्र हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। यहाँ भी जाति के आधार पर चुनाव होता है, यहाँ भी सामाजिक वोट बैंक है। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली थी, वो इस चुनाव में दो कारणों से कम होती दिखाई दे रही है। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पर या रणनीति के तौर पर बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशियों को बदला। जो वर्तमान सांसद थे उनके टिकट काट दिए, तो एक तो उन समाजों में असंतोष हुआ जिनके टिकट कट गए। दूसरे जो नए प्रत्याशी सामने आए, उनको लेकर के संगठन में सामंजस्य नहीं है, सब लोग उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। सबको का कहना है मोदी जी का चेहरा जीत ही जाएगा, इसके लिए अलग से काम करने की क्या जरूरत है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हुआ है। और उदाहरण के तौर पर जैसे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा को पूरी सत्ता ने, पूरी सरकार ने मध्य प्रदेश की ने और केंद्र की सत्ता ने घेरने की कोशिश की, लेकिन वहाँ 73% मतदान हुआ। और मुझे लगता है कि आखिरी आखिरी में जो वहाँ राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कि जो लोग भाजपा में चले गए थे कांग्रेस के, वो वापस कांग्रेस में आ गए, तो उससे परिणाम वही रहेंगे जो 2019 में रहेंगे। हो सकता है जीत का अंतर 30-35 हजार से घट के 5-10 हजार पे आ जाए। क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में अटकी रही, तो वो राजगढ़ उसके हाथ से निकल गया। राजगढ़ में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही आप आदिवासी अंचल में जाएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया है, उनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित समझी जा रही है। इसी तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में 4 सीटों में से हालांकि बीजेपी का मानना है कि वो चारों जीतेगी, लेकिन मैदानी स्थिति ये है कि चंबल से जो राजस्थान से लगा इलाका है, भिंड मुरैना का, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। या गुना में जहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पूरा यादव समाज, जिस जो पहले वहां से केपी यादव सांसद होते थे बीजेपी के, उनका टिकट अकारण काट दिया गया। तो पूरा यादव समाज नाराज बैठा हुआ है। इधर भारतीय जनता पार्टी के भी जो स्थानीय नेता हैं, उनके मन में ये बात घर कर गई है कि अगर सिंधिया को जैसे तैसे तो 2019 में हरा के घर बैठाया था, अगर ये दोबारा से जीत गए तो फिर आने वाले 20-25 साल के लिए ये सीट आम कार्यकर्ता के हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसे भ्रम और क्या कहना चाहिए, असंतोष की स्थिति में जब जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें चुनावी नतीजे तो बिल्कुल 2019 से हट के आएगी। हो सकता है कांग्रेस जो एक ही सीट थी तो एक की 11 हो जाए, हो सकता है एक की 5 हो जाए, लेकिन बढ़ेंगी, ये मानकर चलिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आप उसको मशीन का जादू मान करके, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था, ऐसा मान के संतोष कर सकते हैं। बाकी मैदानी जी, जी, स्थितियां तो जी। बता रही हैं, सत्तारूढ़ दल की हालत बहुत अच्छी इन राज्यों में कम से कम नहीं है। राजस्थान में भी वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है।
जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि अच्छी स्थिति नहीं है सत्तारूढ़ दल की, ऐसे में इस पर बात करें कि जो अति आत्मविश्वास का शिकार कह लीजिए बीजेपी को क्या? या जैसे सिंगल हैंडेड बीजेपी को जो लीड चलाने की जो कोशिश की जा रही है अमित शाह और मोदी जी के द्वारा लगातार वह अनेक वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। और जैसे शिवराज सिंह चौहान जो सबसे बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के, या वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, जो राजस्थान में सबसे बड़ी नेता बीजेपी की रही हैं, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ की बात करें, वह भी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बन गए, अलग-थलग एक तरह से अब राजनीति से अलग बैठे हैं। तो इसमें 3 जो बड़े नेता थे इन 3 राज्यों के, जिस तरह से वह अपनी-अपनी क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए हैं। वसुंधरा राजे अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र तक सीमित हैं, शिवराज सिंह चौहान भी अपने क्षेत्र तक सीमित हैं, और रमन सिंह तो क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर हैं, तो सब इस तरह की राजनीति से वह चुनाव प्रचार से दूर हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी को इस चीज़ का बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस तरह से बड़े क्षत्रप जो थे राज्यों के उनके, वह बिल्कुल बहुत सीमित हो गए हैं अपने-अपने क्षेत्र के अंदर, तो उसका बड़ा नुकसान क्या होने जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी कि जो इन राज्यों में बीजेपी के छत्रप हैं, जो 5-5 6-6 चुनाव जीत चुके हैं, जिनका अपना प्रभुत्व है, उन सबको रिशफ़ल किया जाए, उन्हें या तो घर बैठाया जाए या उनको दिल्ली की राजनीति में ले जाया जाए। इस प्रयोग के तहत शिवराज सिंह को भी चुनाव लड़ाया गया, वसुंधरा राजे को साइड ट्रैक किया गया, रमन सिंह की आपने बात की, उनके हाथ से भी कमान छीनी गई, उनको प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। इस बीच में जो गुजरात में हुआ, जो पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राजपूत समाज को लेकर के जो टिप्पणियाँ की, उसका असर भी इन पूरी हिंदी पट्टियों पर पड़ा है। वसुंधरा राजे जाट परिवार में भले ही ब्याही हैं, लेकिन राजपूत उन्हें अपना मानते हैं। शिवराज सिंह भले ही पिछड़ा वर्ग में या किरार हैं, माने जाते हैं, लेकिन वो राजपूत ही उनको अपना मानते हैं। तो ऐसे सब लोग राजपूत भी छिटक गए और ये लोग भी स्टार प्रचारक होते-होते अपने-अपने क्षेत्रों में सीमित हो गए, मजबूरी में सीमित हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान था, उसने इन सबको पहले ही मोथरा कर दिया था, क्योंकि चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ रहा था, शिवराज सिंह के चुनाव तो कोई नहीं लड़ रहा था, या वसुंधरा राजे के नाम पर राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर जब देखा कि चेहरा मोदी जी का नहीं चल पा रहा है, ब्रांडिंग ढंग से नहीं हो पाई है, तो इन सब नेताओं से कहा गया कि ये अपने-अपने तरीके से चुनाव लड़ें। और अब ये चूँकि सब लास्ट मोमेंट में हुआ है, तो इतना समय नहीं बचा कि ये पूरे प्रदेश में जाकर के अपनी स्थिति को बचा लें, या अपनी सीटें बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में निराशा की स्थितियाँ बन रही हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो मतदान अब 29 तारीख को है, फिर 7 मई को है, उसके बाद के जो अंतिम 3 चरण हैं, उनमें बहुत कुछ जो चुनाव प्रचार का जो तौर तरीका है, वो बदल जाएगा, सत्तारूढ़ दल की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि चुनाव प्रचार का तरीके में कोई बदलाव ज़रूर हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें अभी बदलनी जानी है, फिर 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों का जो राजनीतिक संघर्ष है, वह किस दिशा में जाता हुआ आप देख पा रहे हैं? किस तरह की राजनीति आने वाले समय में किस तरह की करवट ले सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, आने वाले दिनों में अभी तक तो ये था कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, हिंदू-मुसलमान करने की कोशिश की गई। अब मुझे लगता है कि जो तीसरा, चौथा, 5वां चरण आएगा, इसमें लोगों को भावनात्मक तौर पर धोने की कोशिश की जाएगी। लोग आँसू भी बहाएँगे, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। और कुल मिलाकर के स्थिति ये बनेगी कि जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वो मुद्दे पहले से ही गौड़ हो गए थे, अब और वो मुद्दे छिटक कर दूर हो जाएँगे। तो चुनाव बहुत आत्म केंद्रित चुनाव हो जाएगा, और ऐसे चुनाव में मतदाता के मन को भाँपना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े दिग्गज हैं, राजनाथ सिंह हैं, राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो राजपूत हैं, और वो गुजरात की घटना के मामले में गुड़ खाकर बैठे हैं। दूसरे वहाँ पर एक धारणा ये बन गई है कि अगर इस बार मोदी जी जीतते हैं, तो आज योगी, जैसे राजनाथ सिंह को किनारे कर दिया गया, ऐसे ही आदित्यनाथ को भी किनारे कर दिया जाएगा। तो वो एक अंडर करंट जो चल पड़ा है, भारतीय मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष में भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर जो अंडर करंट चल पड़ा है, वो बहुत काम करने वाला है। अब वो कितना कारगर साबित होगा, उस नुकसान को सत्तारूढ़ दल कितना कम कर पाएगा और विपक्ष उसको कितना भुना पाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुमकिन है उत्तर प्रदेश में अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के दोनों सदस्य चुनाव लड़ जाते हैं,
तो भी परिदृश्य जो है बदलने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा नहीं। क्योंकि लोग उम्मीद तो कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। जी। जी, जी। अच्छा, जैसे ब मुद्दों की बात करें, जैसे आपने कहा कि भावनात्मक तरह से ढूँढने की कोशिश की जाएगी दलों के द्वारा मतदाताओं को। तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं और जो ज़मीनी सरोकार के मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, उससे राजनीतिक दल जो बचते क्यों, खासतौर से सत्ता में जो दल होता है, वह ऐसे मुद्दों से अपने को अलग-थलग रखने की कोशिश करता है और तमाम ऐसे मुद्दे सामने लाता है जिसका एक आम आदमी के जीवन से कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें, जो भी विपक्षी दल होते हैं, चाहे वो किसी भी कालखंड के रहे हों, वह हमेशा सामाजिक सरोकार या एक आम आदमी की जो समस्या है उसे उठाता है। तो ये जो विरोधाभास होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दों से बचता क्यों है? देखिए राजनीति में 2 ही पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और दोनों का अपना चरित्र होता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो नैरेटिव ऐसा गढ़े कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाए। 1971 में इंदिरा गांधी ने गढ़ा, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जीती। 1977 में चुनाव में विपक्ष ने गढ़ा कि सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, और इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो इंदिरा गांधी हटी। लेकिन मात्र 2.5 साल की अवधि में वही इंदिरा गांधी जो अधिनायकवाद की सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी, भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आई, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि इस देश में गठबंधन की जो सरकारें हैं वो देश के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक नहीं हो सकती हैं। और अब स्थिति ये है कि इस समय तो गठबंधन की सरकारों का युग चल रहा है, चाहे कांग्रेस ने 10 साल मनमोहन सिंह के साथ सरकार चलाई, वो भी गठबंधन की थी, और पिछले 10 साल में जो माननीय मोदी जी ने चलाई वो भी गठबंधन की सरकार है। लेकिन इस गठबंधन में जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी हिस्सेदारी लगातार गौड़ हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में अब, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के हाथ से चुनाव निकलता दिख रहा है, तो विपक्ष नए सिरे से अपने वजूद को तैयार करेगा, चाहे वो राज्य स्तर पर करे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर करे। और आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ राजनीतिक दलों को सत्तारूढ़ दल ने तोड़ा, खासतौर पर बिहार और महाराष्ट्र में, वहाँ नतीजे एकदम विपरीत आने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पहले इसी गठबंधन धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ताकत इकट्ठी की थी, और अब इसी तोड़-फोड़ के ज़रिए उन्होंने अपने घर में खुद सेंध लगवा ली है। तो अब देखना होगा कि मतदाता इस दल-बदल की, इस गठबंधन धर्म की इज़्ज़त करता है या इसको अस्वीकार करता है। जी। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर बात करें विपक्षी दलों की, अगर बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, सोशल जस्टिस की वह बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं कि सभी वर्गों को समुचित भागीदारी की वह लगातार बात कर रहे हैं और संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की वह लगातार अपने भाषणों में भी उन चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसे ने नैरेटिव सेट कर दिया, नैरेटिव गढ़ दिया कि संविधान को बचाने की जो बात कर रहे हैं, क्या लोगों के मन में यह बात बैठ गई है? जिस तरह से वो हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, कि जो वोटिंग जो पैटर्न सामने आया, उसने कहीं न कहीं इन बातों को इंगित किया है कि ऐसे मुद्दे लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहे हैं। क्या लगता है आपको? प्रशांत जी देखिए, कांग्रेस पिछले 60-70 साल से लगातार अपने तरीके से चुनाव लड़ती आई है। उसका अपना एक सैद्धांतिक धरातल है, उसका एक वैचारिक धरातल है। और इस चुनाव में भी कांग्रेस का जो जो घोषणा पत्र है, वो उसके पुराने घोषणा पत्रों से कोई बहुत हटकर नहीं है। उसमें बस ये है, गारंटी के जवाब में गारंटी हो गई है। इधर भाई कांग्रेस ने गारंटी दी है कि हम 5 ये गारंटी देते हैं, इनके ऊपर 25 गारंटियां और देते हैं। बाकी जो सामाजिक सरोकारों के मुद्दे हैं, सामाजिक समरसता के मुद्दे हैं, सब लोगों को बराबर अवसर देने के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस कभी पीछे हटी नहीं। और जहाँ तक संवैधानिक संस्थाओं के और संविधान के खतरे की बात है, तो इसमें कांग्रेस को नैरेटिव गढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो सब खुद सरकार ने अपने कामकाज के तौर तरीके से बता दिया। जिस तरीके से मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बता दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस फैसले का सम्मान करने के बजाय अपने निर्णय को सही ठहराते हुए ये जता रहे हैं कि अगर पार्टी उनकी सत्ता में आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड निश्चित रूप में सामने आएगा। तो इस तरीके से एक नहीं कई घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने ये साबित किया है कि जो देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी ताकत कम हुई है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जो संविधान के तहत गठित है।
उनको भी पालतू तोता मैना बना दिया गया है। तो इस नैरेटिव को गढ़ने में विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। ये तो स्वतः स्फूर्त बन गया है, वातावरण बन गया है कि संविधान खतरे में है। और अगर संविधान खतरे में नहीं होता तो संविधान की शपथ लेकर के देश की बागडोर संभालने वाले लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, मुसलमान को हौवा नहीं बताते कि 20 करोड़ मुसलमान को एक दिन में तो पैदा होता नहीं है। पीढ़ियां हैं, और वो पीढ़ियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दूसरी जातियों की तरह हिस्सेदारी की। जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन जो रह गए वो तो भारतीय है, भारतीय नागरिक हैं। आप उनको अगर हुआ बनाते हैं तो ये नैरेटिव अपने आप बन जाता है कि आप संविधान के इतर काम करना चाहते हैं, आपका सोच अलग है, आपका संविधान अलग है। जी। जी, 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 जी। तो ये बड़ी बातें आपने कही हैं और साथ ही हम बात कर रहे हैं 2 चरणों में 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है। इन 190 सीटों को किस तरह से आप अगर बात करें हम कि किसके हिस्से में कितनी सीट आ सकती हैं या क्या रुझान आप महसूस कर पा रहे हैं? किस तरह का परसेप्शन देख पा रहे हैं राजनीतिक जो भूमिका वर्तमान की और राजनीतिक दलों की जो चिंता है या उनके अंदर जो एक उत्साह देखा जा रहा है, उसके आधार पर, उस परसेप्शन के आधार पर आप 190 सीटों को किस तरह से देख पा रहे हैं? किसके हिस्से में कितनी सीट जाती है आपको महसूस हो रही है? प्रशांत जी, देखिए ये यक्ष प्रश्न है। मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जो पैटर्न है वो पैटर्न ये बता रहा है कि इस दोनों चरणों के चुनाव में 102 सीटें पहले थी और 88 सीटें बाद में थी। इन सीटों में जिस पैटर्न पे लोगों ने मतदान किया है वो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं होगा गए होंगे। कारण ये है कि सत्तारूढ़ दल ने और माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था शुरू में कि हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़े जाएं, जिससे कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिले, गठबंधन 400 पार करा जाए। लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है उससे लगता है कि वो 370 नए वोट तो जुड़े नहीं, भले ही मतदाता सूची में जुड़ गए हों लेकिन वो वोट डालने नहीं गए। और जो पुराने वोटर थे, जो जो पहले के समर्थक थे, उनमें भी उदासीनता का, नैराश्य का, वैराग्य का भाव आ गया। वो भी घर बैठ गए। तो अगर ऐसा वास्तव में हुआ होगा, रहस्य तो 4 जून को ही खुलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ सकता है। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 370 का जो नारा दिया था कि बीजेपी ने कि हर अपने कार्यकर्ताओं को 370 नए वोटर जोड़ें। इस बार क्योंकि वोटिंग जिस तरह से हुई है, जो परसेंटेज सामने आई है, उससे लगता है कि वह जो उनका जो उद्देश्य था 370 नए लोगों को चुनाव बूथ तक ले जाने का, वह कहीं न कहीं उतना सफल नहीं हुआ है उनका। और वही चिंता सत्ता पक्ष की बढ़ा रहा है कि इसलिए लगातार नए मुद्दे सामने रखे जा रहे हैं, लोगों के सामने भरवाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न तरह से सभी राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं के सामने अपना पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मतदाताओं के सरोकार से जुड़े हुए उतने नहीं हैं। इन्हीं सब बातों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं राकेश जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पूरे राजनीतिक परिदृश्य का आज विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारी तरफ से चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संबंधित चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद एंटरटेनमेंट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।